जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021 का जो मूल रूप से 21-22 का जो डेटा है उसका पार्ट नंबर 1 इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करूंगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो अच्छे तरीके से उनको अटेम्प्ट कीजिएगा। इतना मान के चलिए, अगर ये सीरीज पूरी हो गई तो आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे और आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसका आंसर आपको करना है। कितने करेक्ट होते हैं ये भी मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएगा। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यहाँ पे बात हो रही थोक मूल्य सूचकांक के बारे में, तो उसका बारे में आप ध्यान रखिएगा। उसका आधार वर्ष जो है वो 1999 से लेकर 2000 तक आंका गया है। तो थोक मूल्य सूचकांक, जिसको WPI के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो थोक मूल्य सूचकांक के बारे में आपको ध्यान रखना है। 1999 से 2000 इसका बेस ईयर लिया गया है। अब इतनी मैं उम्मीद करूंगा कि आधार वर्ष आपको जरूर पता होगा दोस्तों। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि 1999 से 2000 लिया गया है, आज 2022 चल रहा है, तो होलसेल की कोई भी चीज़ को अगर कंपेयर करना होगा तो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट कौन सा बनेगा, तो 1999 से 2000 बनेगा। और आज की कीमतों की तुलना करके फिर हम उस चीज़ के बारे में WPI की जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो ये होता है अपना आधार वर्ष। इसके बारे में आप दोस्तों ध्यान रखिएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कितना है, तो एज इट इज जैसे ही हमारी ये क्लास होगी उसके रहते हम सारी चीज़ें याद कर लेंगे। तो WPI के बारे में हमने याद किया था अभी थोड़ी देर पहले कि 1999 से लेकर दोस्तों कौन सा वाला है, 2000 है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ठीक है, तो औद्योगिक ये इंडस्ट्री उत्पादन सूचकांक के बारे में बात हो रही है। तो IIP का नाम आपने सुना होगा, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष जो है वो 2011-12 आका गया है। मतलब औद्योगिक उत्पादन का अगर आज से हमें तुलना करनी है तो हमारा रेफरेंस ईयर कौन सा बनेगा, 2011-12 बनने वाला है। तो हमें यह पता चल गया कि हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। मतलब स्थिर कीमतों पर बात की गई है तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि प्रचलित कीमतों पर वर्तमान में एक साल में राजस्थान का व्यक्ति कितना कमाता है। तो ये स्थिर कीमतों पर तो 81,231 रुपये वर्तमान समय में मानी गई है कि अगर स्थिर कीमतों की अगर हम बात करें जो कि प्रचलित नहीं है, तो उस पर राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति एक साल में 81,231 रुपये दोस्तों कमाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान SDG इंडेक्स जो कि नीति आयोग के माध्यम से जारी किया जाता है, मतलब उसकी मदद से, तो राजस्थान SDG इंडेक्स की बात हो रही है। तो एस्पिरेंट श्रेणी में कितने जिले सम्मिलित हैं, तो 33 जिलों में से 7 जिले ऐसे हैं जो एस्पिरेंट श्रेणी में रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा कि राजस्थान SDG इंडेक्स में एस्पिरेंट श्रेणी में कितने जिले रखे गए हैं, तो आपको याद रखना है कि 7 रखे गए हैं। कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कितना है, तो कृषि उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है दोस्तों वो ध्यान रखिएगा 2005-6 से लेकर 2005-6 से लेकर 2007-8 तक उसका वर्ष मापा गया है। तो 2005-6 से उसकी शुरुआत होती है। तो कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष जो बेस ईयर लिया गया है वो 2005-6 से लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान से निर्यात होने वाली सर्वाधिक वस्तुओं में शामिल कौन सी है। मैं आपसे कहूँ कि राजस्थान के बाहर किसी वस्तुओं को बेचता है तो बिल्कुल बेचता है। उसमें जो सबसे पहले नंबर पर आती है वो आती है इंजीनियरिंग की वस्तुएं। इंजीनियरिंग की वस्तुएं पहले नंबर पर आती हैं। देख लेते हैं कौन सी कितनी वस्तुएं यहाँ पे बिकती है। इंजीनियरिंग वस्तुएं राजस्थान जो है लगभग 100% में से लगभग 15% इंजीनियरिंग की वस्तुएं बाहर बेचता है या बेचता है। हस्तशिल्प की लगभग 12%, 11.74% वस्तुएं निर्यात करता है बोल सकते हैं। कपड़ा की जो है वो लगभग, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने यहाँ पे भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में है, तो ये कपड़ा जो है लगभग 10.86%। अगर टोटल 100% वस्तुएं अगर राजस्थान निर्यात करता है उसमें टॉप 5 में आपको दिखा रहा हूं कि 100 में से लगभग 15 इंजीनियरिंग है, लगभग 12 हस्तशिल्प है, लगभग 11 कपड़ा है और धातु जो है वो 10% के आसपास है। रासायनिक एवं संबद्ध क्षेत्र की जो है वो 9.51% है। डेटा ध्यान रखिएगा, RS के पेपर में तो आपको डायरेक्टली रूप से क्रम दे दिया जाएगा, उस क्रम को आपको मैच करना होगा, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर कितना है, तो प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात हो रही है 232 लाख करोड़ जो है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद राजस्थान का प्रचलित कीमतों पर माना गया है। बहुत बड़ा डेटा है, ध्यान रखिएगा। अगला
क्वेश्चन RS प्री में पूछा हुआ प्रश्न है, मिशन निर्यातक बनो पहल कब शुरू की गई थी? ध्यान रखिएगा 29 जुलाई 29 जुलाई जो है 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी कि राजस्थान से निर्यात करना है। और अभी बताया था इंजीनियरिंग की वस्तुएं सर्वाधिक निर्यात होती है। दूसरे नंबर पर हस्तशिल्प पड़ा था, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो मिशन निर्यातक बनो पहल कब शुरू की गई? 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो पहल शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020 में कुल निर्यात लगभग कितना करोड़ हुआ है? हमने अभी पढ़ा, पहले तो पढ़ा है कि सर्वाधिक इंजीनियरिंग की वस्तुएं निर्यात होती है। दूसरे नंबर पर पढ़ा कि मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021 को मिशन शुरू किया गया। और वित्तीय वर्ष 2020 में राजस्थान से बाहर कितना भेजा है? तो 25,764 करोड़ रुपए का माल राजस्थान से निर्यात हुआ है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट का डेटा है, एज इट इज प्रश्न टपकने की पूरी संभावना रहती है। 10 ध्यान रखिएगा, वर्ष 2020-21 में राजस्व घाटा कितना करोड़ हुआ है? तो राज्य सरकार को जो राजस्व घाटा हुआ है वो 44,002 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है। इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा कितने 59,375 करोड़ रुपए था। जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था दोस्तों? तो लगभग 5.86% ये राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत था। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान क्षेत्र में जल पुनः संरचना परियोजना किस वित्त पोषित है? मतलब कौन उसको वित्त पोषित या कौन उसको पैसा देता है? क्या वर्ल्ड बैंक देता है, क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है, क्या जापान की जो संस्था जीका है वो देती है, या एनडीबी? तो ध्यान रखना है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है, एनडीबी जो है वो रेगिस्तान क्षेत्र में जल संरचना की जो परियोजना का पैसा जो है वो एनडीबी भी वहन करता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरुआत कब की गई? आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। राजस्थान में टोटल 10 जलवायु खंड है दोस्तों, उसमें से 3 जलवायु खंड में प्रारंभिक रूप से मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना को शुरू किया गया था। 2017 है। इस बार की आर्थिक समीक्षा में डेटा दिया है, हो सकता है आपके पेपर में एज इट इज टपक जाए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि जलवायु खंड कितने हैं? टोटल 10 कृषि जलवायु खंड है। कितने हैं? राजस्थान को 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है। मैं उस जलवायु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कृषि जलवायु खंड के बारे में बात कर रहा हूं। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट पूछा है, प्रारंभ में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना कितने कृषि जलवायु खंड में लागू की गई थी? तो हमें पता है 2017 में शुरू की गई, तो प्रारंभिक रूप से 3 जलवायु खंड में लागू की थी। टोटल 10 जलवायु खंड है, जिसमें से 3 में इसको लागू किया गया था। इसके बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है अपना वो है, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इस बार की जो समीक्षा जो डेटा दे रही है वो है कि राजस्थान मूंगफली उत्पादन में, क्योंकि हमें पता है कि लूणकरणसर बीकानेर में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पे मूंगफली उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है, सोयाबीन उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है। इस डेटा को काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो इस मूंगफली के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर अपना होने वाला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि कितनी है? तो सामान्य रूप से 15 जून को राजस्थान में मानसून पहुंच जाता है। तो सामान्य रूप से 15 जून इसकी तारीख है, ध्यान रखिएगा। और इस बार जो डिले हुआ वो 3 दिन का डिले हुआ है, तो इस बार 18 जून को मानसून पहुंचा था। इसके बारे में भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र गतिविधियों में प्रारंभिक रूप से कौन कौन शामिल है? तो एक बार पेपर में प्रश्न पूछा था, और प्रश्न क्या पूछा था ध्यान से सुनिएगा कि कृषि क्षेत्र के साथ जो संबंध क्षेत्र आते हैं उन संबद्ध क्षेत्रों में कौन कौन शामिल है? वानिकी शामिल है, मत्स्य शामिल है, पशुधन शामिल है, ये ध्यान रखना है। तो उपयुक्त सभी जो है वो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में शामिल है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 76.55 लाख जो है वो कुल कृषि जोतों की संख्या है। तो प्रचलित जोत जो है वो 76 लगभग 76.5 लाख जो है वो कुल जोतों की संख्या है, प्रचलित जोतों की। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इस प्रकार मैंने आर्थिक समीक्षा के अपने पहले वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को दोस्तों डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से सपोर्ट बनाई रखिए। रेगुलर बेसिस पे आपको आर्थिक समीक्षा के वीडियोस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आपको काफी अच्छे तरीके से बूस्ट करने में काम करेंगे और आपके एग्जाम में आपके मार्क्स को काफी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये बता दूं कि ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इससे 8 से 10 क्वेश्चन एज इट इज करंट के साथ मिलकर पेपर में आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़कर चले जाते हैं। इसको मत स्किप कीजिएगा, अच्छे तरीके से वीडियोस को देखते रहिएगा। आपके एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ये गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।